फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। तो जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। लिविंग वर्ल्ड तो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर। ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड बहुत इजी चैप्टर है। सेल चैप्टर पढ़ रखा है, उससे भी ज़्यादा इजी चैप्टर क्या है लिविंग वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ इस समरी को हमेशा पढ़ना है, क्योंकि इस समरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए समरी पढ़ते हैं। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. जो वाइड रेंज है लिविंग जीवों का, वो अमेजिंग है, बिल्कुल है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कुड बी माउंटेन्स, डिसीजियस फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि लिविंग कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ओशंस में, फ्रेश वाटर्स में, डेजर्ट्स में, हॉट स्प्रिंग्स में। ठीक है। हम स्पीचलेस हैं। यूज़ किया गया एनसीईआरटी ने स्पीचलेस, मतलब कहीं पे भी पाए जा सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ अ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। तो ये लिविंग वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स के बारे में क्या बताया गया है? एक अच्छी सी चीज़ बताई गई है कि लिविंग थिंग्स बहुत सारे हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स है जो पाए जाते हैं, और वो हमेशा हमें चौंकाने की कोशिश करते हैं। ये पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is living। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या लिविंग कहेंगे किसके? what indeed is life? लाइफ क्या होता है? लिविंग कहेंगे किसे? लिविंग किसे कहेंगे? दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। क्या है? द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स टू आंसर व्हाट लिविंग इज एज opposed to the non-living, and the second is a philosophical one. One seeks to answer what is the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try what is living। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि लिविंग क्या है। इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि लिविंग होता क्या है। व्हाट इज लिविंग। इस चैप्टर में हम इस बारे में जानेंगे कि लिविंग होता क्या है। सेल वाले हमने चैप्टर में बताया था कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो लिविंग वाला जो डेफिनेशन है वो हमें सेल चैप्टर में भी पता लग गई थी कि अगर किसी के पास एक यूनिसेलुलर सेल भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी, तो वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनके पास होती है। तो आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, बीट पॉटेड प्लांट्स एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आपके आंखों के सामने है, लेकिन आप वो देख नहीं सकते हो। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत छोटे हैं, आपको नहीं दिखेंगे। आपके हाथ में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप आई से नहीं देख सकते। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज इन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप अपनी जगह को बढ़ाएं, कहाँ का लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख सकते हैं, तो जो रेंज है, जो वैरायटी है, वो बढ़ते चला जाएगा। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number in the kinds of living organisms। अगर आप क्या करें, एक फॉरेस्ट पे विजिट करेंगे, इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन टू डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। ठीक है, दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी। इसको हाईलाइट कर देते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन। क्या बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़, हमें अभी तक जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने पता हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ अभी तक रिकॉग्नाइज्ड है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है? 1.7 to 1.8 मिलियन पूछ लेगा डायरेक्ट, या इसको लाख में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि 17 to 18 लैक्स।
17 to 18 लैक्स ये ऑप्शन में होगा, ठीक है, ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा और ये ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा। और 17 से 18 लाख होगा, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 17 टू 18 लाख होगा। तो एनसीईआरटी में नीचे 17 टू 18 लाख लिख लेना, क्योंकि ऑप्शंस में 17 टू 18 लाख ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली। जो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज पूछा जाता है कि कितने पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो 17 टू 18 लैक्स होते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन बुक में लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करोगे तो 17 टू 18 लैक्स हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या रहता है? डाइवर्सिटी, तुम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी देखते हो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये जो पूरी कथा हमने अभी तक पढ़ी है, इसमें अभी तक कुछ था नहीं, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये पूरी कथा हमने पढ़ी, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो इसमें कुछ था नहीं। इसने बताया कि कितने सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें आसपास देखने को मिलते हैं, तो वो डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है। अगर लाइफ में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आगे क्या है, we should remember here that as we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified. क्या लिखा हुआ है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। न्यूली ऑर्गेनिज्म जो है कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड होते जा रहे हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन सब के लोकल नाम है, उन सब के क्या है, लोकल नाम है। तो दुनिया में तो हज़ार है, लाखों लाखों प्लांट और एनिमल्स तुम्हें आसपास देखने को मिल जाएंगे, तो तुम उनको लोकल नाम से बुलाते हो। जैसे इंडिया और हम कोई फॉरेन कंट्री ले लेते हैं, तो इंडिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, ठीक है, तो उसका लोकल नाम कुछ और होगा, और अमेरिका में लोकल नाम कुछ और होगा। तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। अगर इंडिया के साइंटिस्ट उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि हमें ये ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना है, तो किस नाम से बताएंगे? वो उनके लोकल नाम से बताएंगे, ये उनके लोकल नाम से बताएंगे, तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई ना कोई लोकल नेम होता ही है। दिस लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी बताया कि यही जो लोकल नेम्स है ये फिक्स तो है नहीं, प्लेस टू प्लेस वैरी करते रहेगा, इवन विद इन अ कंट्री। अब देख लो, बिहार में कुछ और लोकल नाम होगा, हरियाणा में कुछ और लोकल नाम होगा। तो प्लेस टू प्लेस जो है, एक कंट्री के अंदर ही लोकल नाम जो है बदल सकते हैं। प्रोबेबली यू वुड रिकग्नाइज द कन्फ्यूजन would created if we did not find ways and means to talk each other to refer the organisms we are talking about। कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो लोकल नेम से बात करेंगे तो लोकेलिटी तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो जितनी ज़्यादा लोकेलिटी उतने ज़्यादा लोकल नेम्स उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अब लोकल नेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अब लोकल नेम से अगर हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, लॉस ऑफ टाइम, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसी को फिक्स करने के लिए हमने नोमेनक्लेचर रखा है। हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नया नाम देंगे, एक स्पेसिफिक नाम देंगे, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी और ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होगा। जैसे कि देखो, हैंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ज़रूरत आ गई है कि हम क्या करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम को स्टैंडर्डाइज करें। हैंस इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। मैंने अभी बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक कोई मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसका एक नाम रख दो, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम रख दो, और इसके पास जो नाम है वो किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होना चाहिए। ये एकदम स्पेसिफिक है, यूनिक नाम है। अब ये यूनिक नाम किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होने चाहिए और पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल हो, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। और इसी प्रोसेस ऑफ नेमिंग को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। केमिस्ट्री में भी नोमेनक्लेचर होता है, तो कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका स्पेसिफिक नाम होता है ना, सेम नाम तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं कि एक स्पेसिफिक नाम रखो कि कोई और ऑर्गेनिज्म का भी वही नेम ना आ जाए, ठीक है। Hence, there is need to standardize the naming of the living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is known as identification। identification क्या
पर्पस रहता है यार पहचानना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या रहता है? पहचानना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है नाम रखा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ये नोमेनक्लेचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल जब हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, उसके बारे में कुछ जानकारी हो, उसे ही आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इधर लाइन लिखी हुई है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Nomenclature or the naming is only possible when the organism is described correctly and we know the organism what name is attached to. This process is known as identification. Nomenclature कब पॉसिबल है? जब हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, जब हमें पता हो कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कुछ कैरेक्टर्स उसके साथ एसोसिएटेड हो, करेक्टली डिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. ठीक है, each known organism। देखो इसमें मैं एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, ये लिखी हुई है। अब साइंटिस्ट ने, इसका लाइन का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर निकाला है जिसकी वजह से वो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देंगे जो किसी और ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होगी, वो स्पेसिफिक होगी, वो उसी ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंगो का अगर मैंने दे दिया साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, तो वो सिर्फ मैंगो के लिए अवेलेबल है। अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका बोलूँगा तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा, उसका कोई लोकल नाम नहीं होगा, जैसे आम मैंगो हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे लोकल नाम्स होते हैं उसके। तो इसमें लिखा गया है कि स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। नोन लिखा हुआ है यानी हम उस ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, यानी आइडेंटिफाइड है। वो ऑर्गेनिज्म क्या है? आइडेंटिफाइड है। वो ऑर्गेनिज्म जब तक आइडेंटिफाइड नहीं होगा तब तक हम उसको नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, तब तक हम उसकी नेमिंग नहीं कर सकते। ये इस बात से प्रूफ होगी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या ज़रूरी है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है नोमेनक्लेचर करने से पहले। इधर लिखा हुआ है ना कि हम साइंटिफिक नेम कब प्रोवाइड करेंगे? जब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो? नोन हो। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो नाम होगा वो सारे बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल होगा, मतलब सारे वर्ल्ड में एक ही नाम चलेगा। और प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड। अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज या एजेंसीज बोल दो, बना दी है कि प्लांट्स के बारे में कौन सा नाम असाइन करेगा, एनिमल्स के लिए कौन सा नाम असाइन करेगा, तो उसी के ऊपर जो है नोमेनक्लेचर है। जैसे IUPAC आयुपैक जो कंपाउंड्स के बारे में नोमेनक्लेट करता है, तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए नोमेनक्लेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज बना दी है। जैसे कि विच फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए, ये किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। जो ICBN है वो प्लांट्स के लिए क्या करेगा? नोमेनक्लेचर नेमिंग करेगा। ठीक है, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स आर नेम्ड। तो एनिमल टेक्सोनॉमिक्स ने क्या बना दिया है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मैंने पहले बताया था कि साइंटिफिक नेम्स क्या इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही नाम हो, एक ही नाम हो, सॉरी, कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही नाम हो, हज़ार नाम नहीं हो, हज़ार लोकल नेम्स नहीं हो, सिर्फ एक ही नाम हो। और वो नाम कौन सा होगा? उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव वन नेम ओनली, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ठीक है, आगे क्या लिखा होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। सेम नेम होना चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या बोला था कि ये नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, ये यूनिक नेम होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया गया है उसी ऑर्गेनिज्म के लिए होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। बार बार इधर लिखा हुआ है, देखो बार बार लिखा हुआ है नोन ऑर्गेनिजम्स, नोन नोन दिख रहा होगा।
नॉन ऑर्गेनिजम्स क्यों लिखा हुआ है कि नोमेनक्लेट करने के लिए, नाम प्रोवाइड करने के लिए हमें उस आइडेंटिफिकेशन पर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम कुछ जानते हैं तभी हम उसका नाम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है, नॉन ऑर्गेनिजम्स। अब साइंटिफिक नेम है, ठीक है, तो IUPAC के लिए तो रूल्स बने हुए हैं, लेकिन बायोलॉजी में ऐसे कोई रूल्स नहीं है, नाम दे दिए गए हैं, तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब वो साइंटिफिक नेम्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। साइंटिफिक नेम में क्या कंपोनेंट होते हैं? हर एक नाम जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लीनियस being practiced by biologists all over the world. The naming system using a two-word format was found convenient. Convenient method था, इसलिए all over the world बहुत सालों तक ही सिस्टम चलते रहा। The naming system used to two-word format was found convenient. Let us take example of a mango. Mango का example बताया था, क्या साइंटिफिक नेम बताया था मैंने? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा और इंडिका। अब इसमें जेनेरिक नेम क्या है और स्पेसिफिक नेम क्या है? तो ये देखो इधर लिखा हुआ है, स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। इधर लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। तो जो पहला नाम है उसे जेनेरिक एपिथेट बोलते हैं और जो दूसरा नाम है उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, बोला गया है ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जेनेरिक वाला कौन सा होता है? जो पहला कंपोनेंट है तो वो पहले में पाया जाएगा, और स्पेसिफिक वाला दूसरा कंपोनेंट है तो दूसरे में पाया जाएगा। ये कुछ है नहीं, ये बस नाम है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम और ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, यही दो से एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और इसमें दो ही है ना, दो ही कंपोनेंट्स है ना, इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर यानी कि प्रोसीजर ऑफ नेमिंग, और बाइनोमियल यानी कि दो। तो किसी नेमिंग में अगर दो कंपोनेंट्स है तो उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, और इट इज प्रैक्टिस बाय द ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम का। किस सिस्टम में? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। और भी कई सिस्टम्स होते हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन कंपोनेंट्स, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, इसमें सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो to understand the ways of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. पहला मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा क्या है? हमारा जेनेरिक एपिथेट। इंडिका वो क्या है? हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों को मिला दोगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेट अस सी हाउ इट इज अ बोटैनिकल नेम, सॉरी बाइनोमियल नेम, how it is a binomial name, sorry. In this name Mangifera represents the genus while the Indica particular species. ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। जीनस यानी कि जेनेरिक एपिथेट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज। स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। हाईलाइट कर देता हूँ मैं। जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को, और स्पेसिफिक एपिथेट लिखा हुआ है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर की, मतलब इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे कि क्या क्या रूल्स है इसमें? रूल्स क्या है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल नेम्स को हम लैटिन में लिखते हैं। जनरली वो लैटिन्स नेम्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें उसको लिखना है तो हम उसे इटालियन में इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। ये क्या होता है? जनरली लैटिनाइज्ड होते हैं या लैटिन से डिराइव्ड होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कहीं से भी है। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि जो हम मैंजीफेरा बोल रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका। अब अगर मैंजीफेरा बोल रहे थे, मैंजीफेरा नाम आया कहाँ से? तो ये लैटिन से आया है, लैटिन से आया है। इसका ओरिजिन कोई भी हो, हमने इसको उठा लिया है। लिखा हुआ है कि डिराइव्ड होता है लैटिन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन।
ऑरिजिन कैसा भी हो, हमने इसको नाम को उठा लिया है। और बायोलॉजिकल नेम्स जो है लैटिन में होता है, ठीक है, ये लैटिन नेम्स तो है, लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। जैसे नाम देखा होगा इटैलिक्स में, देखो मैं दिखाता हूँ, इटैलिक्स में प्रिंट किया है मैंजीफेरा इंडिका को, ये देखो मैंजीफेरा इंडिका। बाकी सारे लेटर्स का जो फॉन्ट है वो अलग है और इसका जो फॉन्ट है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इटैलिक्स। अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा। नाम कहाँ से दिया जाता है? लैटिन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। पहले रूल का मतलब सिर्फ यही है, पहले रूल का मतलब सिर्फ यही है। आगे क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड वन कंपोनेंट डिटरमाइंस द स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो बता दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जेनेरिक एपिथेट को, और दूसरा जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पहले दो रूल्स क्लियर हो गए। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये क्या बोला जा रहा है? लिखने का तरीका, कि बायोलॉजिकल नेम है, अगर उसको प्रिंट करोगे तो इधर ही लिखा हुआ है कि प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में होना चाहिए, तो इधर भी वही लिखा हुआ है कि प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, किस लिए? उनके लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए कि वो लैटिन से, इसलिए उनको इटैलिक्स में प्रिंट करना है। अगर तुम हाथ से लिखना चाहते हो तो अगर तुमने लिखा हुआ है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। ये तुम्हारा हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये तीन रूल है। एक लास्ट रूल क्या है? लास्ट रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये बोला जा रहा है कि जो जीनस है मैंजीफेरा इंडिका है, तो एम पहला जो लेटर होता है, जो जीनस होता है वो एम से, मतलब एम से स्टार्ट होता है तो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, एग्जांपल दिया है तुम्हें, ये मैंजीफेरा इंडिका दिया है। इसको अंडरलाइन क्यों नहीं किया है? क्योंकि हैंड रिटन नहीं है। अगर हैंड रिटन होता तो अंडरलाइन किया रहता। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा। क्यों इटैलिक्स में होगा? टू रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, तो देखोगे इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल, और इसका दूसरा लेटर क्या है? स्मॉल। अब इसी पे क्या क्वेश्चन बनता है? तुम्हें चार नेम्स दे देंगे ऑप्शंस में, चार नाम दे देंगे और उस पर पूछेंगे कि कौन सा करेक्ट साइंटिफिक नेम है, और उस ऑप्शन में यही नाम रहेगा मैंजीफेरा इंडिका, और उसमें कुछ किसी किसी लेटर में जो इटैलिक्स होगा वो गायब रहेगा। इटैलिक्स गायब होगा तो पहले ऑप्शन ही रद्द कर देना, और लास्ट ऑप्शन बचेगा। दो ऑप्शन में तुम्हें चूज करना रहेगा, तो दोनों में कैपिटल लेटर होगा तो वो वाला साइंटिफिक नेम नहीं माना जाएगा। एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, या तो हो जाए ये स्मॉल हो जाए ये कैपिटल हो जाए, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जीनस में जेनेरिक एपिथेट वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट में जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है। इसी पे तुम्हें आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर लेगा। इससे एक क्वेश्चन बनेगा पक्का, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। आगे करते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। अब क्या है, कैरोलस लिनियस को चाहिए था क्रेडिट कि मैंने बनाया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, मैंने बनाया। तो मैंजीफेरा इंडिका उन्होंने नाम दिया था, ये रूल्स बनाए थे कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, तो अब उन्हें अपनों को क्रेडिट देना था, तो उन्हें अपना नाम चिपकाना था इस नेम के साथ। कोई भी नाम को पढ़े तो मेरा नाम जरूर आए। तो अगर इस नाम के बाद अगर ऑथर का नेम लिखा होना चाहिए तो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना चाहिए, कि कैरोलस लिनियस है तो पूरा कैरोलस लिनियस नहीं छाप दोगे तुम लोग। ठीक है, एब्रीवेटेड फॉर्म में, यानी कि छोटा सा, कैरोलस लिनियस है तो छोटा सा लिख दो कैर। एग्जाम्पल है, अभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिन लिखा जाता है ऐसे। कैरोलस लिनियस, लिनियस की स्पेलिंग नहीं लिखोगे पूरा, बस लिन और डॉट, इसे बोलते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म। तो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दो, और ये स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा, जेनेरिक एपिथेट के पहले नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो तुम ऑथर के नेम, अगर लिखना चाहो तो, जरूरी नहीं है।
नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आता है, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म। क्या बोला था? एब्रिवेटेड फॉर्म में, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, ठीक है, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, देखो पहला लेटर बिग है, दूसरा लेटर स्मॉल है, और लिन लिख दिया, सिर्फ लिन लिखा हुआ है, एब्रिवेटेड फॉर्म में, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी। इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज, ये बताता है कि ये स्पीशीज किसने डिस्क्राइब किया था? लिनियस थे, ठीक है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब ये तो तुम भी जानते हो कि तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इतने सारे लाखों कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। सेम वही चिपका दो बायोलॉजी में कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। Definition देखो, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics. ये बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज़ को ग्रुप कर दो, ग्रुपिंग कर दो ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर है तो दो ऑर्गेनिज्म को तुम ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन का इतना मतलब तो तुम जानते ही होगे, आई होप। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। अगर सिमिलैरिटीज है तो एक ग्रुप में, डिसिमिलैरिटीज हो तो दूसरे ग्रुप में हो जाएगा, इसी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स एंड इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद देम, ठीक है। तो हम कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या करते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। ये सब फालतू लिखा हुआ है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है। सिमिलरली सपोज, ये पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं क्लासीफाई करने के लिए कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि सिमिलरली सपोज वी से टू मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल से तुम्हें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद आते हैं? मैमल्स अगर मैं कह रहा हूँ तो मैमल से तुम्हें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ रहा है? तो तुम्हें आ रहा होगा कि एनिमल्स जिसके पास एक्सटर्नल ईयर्स हो, ठीक है, बॉडी हेयर हो, ठीक है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, अगर मैं वीट की बात करता हूँ तो पिक्चर आती है हमारे माइंड में वीट प्लांट की, राइस की तो नहीं आती, ठीक है। हेंस डॉग्स, मैमल्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स आते हैं। अब ये लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चन क्या आता है कि मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? ये क्वेश्चन है, लिख लेता, ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स लोग पढ़ते नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैमल्स वो होंगे जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होंगी और एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स होंगे। देखो, एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर, मैमल्स, एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो मैमल्स कहलाएगा। मतलब ईयर्स होनी चाहिए, बॉडी हेयर होनी चाहिए, ठीक है। यही दो ऑप्शन में मिलेगा, टिक मार देना। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज मैमल्स, और ये लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या होगा? एक्सटर्नल ईयर्स विथ बॉडी हेयर, तो कान होंगे, हाथ बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स होंगे, बॉडी हेयर्स जो होते हैं हाथ में, पाँव में, ठीक है, आर्म पिट्स में। तो एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, और एक्सटर्नल ईयर्स जो है वो भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। ये एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल से ये सब पढ़ लेना। टैक्सा के बारे में बताया, टैक्सा कोई ग्रुप होता है, ठीक है। टैक्सा जैसे कि अगर मैं डॉग्स बनाऊँ, डॉग्स हैं और एक कैट्स हैं, तो डॉग्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डॉग्स का एक अलग ग्रुप है, कैट्स की बात करो तो कैट्स एक अलग ग्रुप है। तो डॉग्स एक अलग टैक्सा आ जाएगा, और जो कैट्स होंगे वो अलग टैक्सा आ जाएंगे। तो डॉग्स हो जाएंगे वो अलग कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो उसे हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा मतलब ग्रुप, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब जो डॉग है वो अलग टैक्सा में बिलोंग करेगा, और जो कैट है वो अलग टैक्सा में बिलोंग करेगा। टैक्सा यानी कि ग्रुप, ग्रुप ही होता है, टैक्सा का मतलब कुछ नहीं होता, ग्रुप होता है। क्लासिफिकेशन में टैक्सा यूज कर लिया है, साइंटिफिक टर्म है ग्रुपिंग का। एक ग्रुप होगा तो टैक्सा बोलेंगे, वन टैक्सा, ठीक है। साइंटिफिक टर्म यूज फॉर कैटेगरीज लिखा भी हुआ है, देखो। द साइंटिफिक टर्म यूज फॉर कैटेगरीज इज कॉल्ड
टैक्सा, कैटेगरीज यानी कि ग्रुप्स, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन करते समय कन्वीनियंट कैटेगरीज में डाल दिया था, कन्वीनियंट ग्रुप्स में डाल दिया था, उन्हीं ग्रुप्स को टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट द टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। अब देखो डिफरेंट लेवल्स, तो आगे तुम अभी पढ़ोगे 7 लेवल्स होते हैं, 7 लेवल्स होते हैं, नीचे से ऊपर चालू चलते रहते हैं, नीचे से ऊपर चलते रहते हैं। तो अब डॉग्स सबसे लोअर लेवल है, मैमल्स उसके ऊपर और एनिमल्स सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये सब सेम ही कैटेगरी में तो फॉल कर रहे हैं, सेम ही तो है, लेकिन इनकी लेवल्स डिफरेंट है। मतलब डॉग्स समझो कि पहले लेवल पे है एग्जाम्पल, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, लेकिन ग्रुप तो एक ही है ना, इनका ग्रुप तो है एक ही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, सेम टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लेवल्स क्या है, डिफरेंट। इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, 3 ऑर्गेनिज्म दे देगा और पूछ लेगा कि इनके टैक्सा सेम है कि नहीं और कौन कौन से लेवल्स पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यही है, एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स। अब तुम्हें ये देखना है कि इनका टैक्सा डिफरेंट है, इनके ग्रुप्स डिफरेंट है। क्या डॉग को मैमल से जुदा कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर्स तो होते ही है, और एनिमल्स भी मैमल्स के अंदर ही आता है। तो इनका टैक्सा तो सेम है, ग्रुपिंग तो सेम है, ये एक ही ग्रुप में लाइक करेंगे, ग्रुप में एक ही है, लेकिन लेवल्स क्या है, डिफरेंट। वैसे ही ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कोई और ऑर्गेनिज्म दे देगा जिसका टैक्सा डिफरेंट होगा, लेकिन लेवल्स क्या होंगे, सेम, मतलब एक ही लेवल पे होंगे वो लोग, या लेवल्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला समझ आया, टैक्सा यानी कि ग्रुप, ग्रुप इन तीनों के सेम है, लेकिन लेवल्स डिफरेंट है। लेवल्स मैं बताऊंगा, 7 तरह के लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे लोअर लेवल, फिर हायर लेवल, फिर और हायर लेवल, 7 तरह के लेवल है, तो इसलिए लिखा हुआ है डिफरेंट लेवल्स। आगे चलते हैं, टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into taxa. Characteristics के basis पे, characteristics के basis पे सारे organisms को हम taxa में categorize कर सकते हैं. The process of classification is called taxonomy. This process of classification is called taxonomy. Taxonomy क्या होता है? तुम different categories में डालते जाओ organism को on the basis of characteristics. Characteristics के basis पे ये एक तरह का classification ही है, ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। तुमने अभी पढ़ा ना क्लासिफिकेशन, तो उसका ये एक पार्ट है जिसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम टैक्सोनॉमी कह रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन उसको टैक्सा में डाल देते हो तुम लोग, एक ग्रुप्स में डाल दे रहे हो, टैक्सा में डाल दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये याद कर लेना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ साथ सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। क्या बोल रहा है कि सेल्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होना चाहिए, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए जो बेसिस बनाती है मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर हो गया, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गया, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गया, ठीक है, और इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये क्या बनाती है, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेस बनाती है, बेस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऐसे बहुत सारे, ये क्या दे देगा, ये दे देगा, ऑप्शन दे देगा ए बी सी सी डी बी, ठीक है, तो इनमें से चूज़ करना रहेगा। बेसिस यही बनाती है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, इकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, तुम किसी टैक्सा के अंदर डाल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं, बस। Hence, characterization, identification, and classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. अभी देखो बेसिस से बता दिया। Characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basics of the taxonomy. यानी कि पहले तुम ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको क्लासीफाई करोगे, फिर नोमेनक्लेट करोगे, फिर क्या करोगे, फिर टैक्सोनॉमी, किसी क्लासिफिकेशन कर दिया ना, तो किसी टैक्सा में तुमने डाल दिया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, सी
सॉरी, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें साइंटिफिक नेम या कुछ भी प्रोवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी पूछ लिया तो CICN, कैरेक्टराइजेशन, पहले उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, CICN। ठीक है, CICN आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे क्या है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। भाई पहले ही बताया, टैक्सोनॉमी कुछ नई चीज़ नहीं है, कुछ नई चीज़ नहीं है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कुछ कुछ नई चीज़ नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs, clothing. The earliest classification were based on the uses. तो ये बता रहा है कि पहले के organisms, पहले के जो humans थे, वो क्या करते थे, अपने uses के basis पे classify करते थे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा तुमने। उनकी जो यूजेस रहती थी उन्हीं के बेसिस पे वो क्या करते थे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, फूड और शेल्टर के बेसिस पे, यानी यूजेस के बेसिस पे। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, यूज़ के बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। लेकिन हम यूज़ के बेसिस पे नहीं क्लासिफाई कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी, जानने की तलब, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। आगे क्या है, ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर, बोला था ज़्यादा जानने की कोशिश अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द डेरिवेटिव्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्लियर ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस वाई, मतलब क्यों करते थे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते थे, यूजेस के लिए, अपने मतलब के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता था। Human beings were since long not only interested in knowing more and different kind of organisms and their derivatives, but also the relationships among them. The branch of study was referred to as systematics. Systematics किसे कहा जाता है? Systematics। अब एक आता है evolutionary relationships, जो हमने ऊपर पढ़ा था बेसिस में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तुमने पढ़ चुका है, प्लांट किंगडम में भी हमने पढ़ा था। प्लांट किंगडम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जैसे कि मेरे दादा थे, फिर मेरे पापा हुए, फिर मैं हुआ, फिर मेरे बाद कोई और होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई और होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा। तो ये पूरी साइकिल चलते जाएगी, पूरी साइकिल जो है चलते जाएगी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, टोटल हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कि उसके दादा कौन थे, उसके परदादा कौन थे। ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री जानना, कौन था, क्या था उसकी इकोलॉजी। ठीक है, उसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी थी, ठीक है, उसे कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे तुम कैटेगराइज कर रहे हो तो उसे ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तुमने पढ़ रखा होगा, मैंने अभी एग्जांपल भी बताया, वही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे अब शेर है, तो शेर के एंसेस्टर्स कौन थे, बिल्ली थी, तो ये इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गई। शेर बोल रहा हूँ मैं, टाइगर, टाइगर की जो एंसेस्टर थी वो क्या थी, बिल्ली थी, बिल्ली के एंसेस्टर्स थे, तो ये इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गई। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर तुम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो तो उसे हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अब मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। उसके एंसेस्टर के बेसिस पे तुम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो तो उसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, बस। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड, देखो इधर से क्वेश्चन ही आते हैं कि सिस्टमैटिक्स वर्ड डिराइव कहाँ से किया है, लैटिन से किया है। ठीक है, सिस्टमा जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब ये होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सब सेम ही है। लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यूज सिस्टमा, ये क्या लिखा हुआ है, लीनियस, लीनियस यूज सिस्टमा नेचरा
एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस। तो लिनियस ने बहुत सारी बुक पब्लिश की थी 1953 में, बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबको नोमेनक्लेट करते, मतलब नाम देते चल रहे थे। तो उसी में से एक बुक प्रोड्यूस की थी उन्होंने, सिस्टमा नेचुरा। तो इसी सिस्टमैटिक्स मिल गया तो नाम इधर दे दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरा किसने लिखी थी, कौन सी टाइटल की पब्लिकेशंस थी, किसने लिखी थी, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. तो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सिस्टमैटिक्स में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ही इंक्लूड होता है। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। पहले बताया था कि सिस्टमैटिक्स क्या किसके बेसिस पे है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा सिस्टमैटिक्स में होता क्या है। टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था? CICN, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये होता था बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है? सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो CICN, तो इसमें से C काट दो, ICN बचेगा। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स में क्या इंक्लूड होगा? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। और टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। और सिस्टमैटिक्स में क्या हो जाएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अकाउंट में लिया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सा तुमने पढ़ा था, टैक्सा क्या था? एक कैटेगरी थी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसी को बोलते हैं ये सब। अब इधर तुम 7 लेवल्स के बारे में पढ़ोगे, 7 लेवल्स के बारे में हम इधर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। बिल्कुल क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, जिसमें हर एक स्टेप एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने हायरार्की ऑफ स्टेप्स बोला तो बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते होंगे क्लासिफाई करने के लिए। तो उसमें से हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं? एक रैंक बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। ठीक है। रैंक या लेवल बोलते हैं। ठीक, रैंक या लेवल बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इस कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। जिसको हम रैंक और कैटेगरी बोल रहे हैं उसी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। और उस पूरे हायरार्की को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सा। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? टैक्सोन। तो इसका मतलब क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? ये है, ये है 7 लेवल्स। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर नीचे स्पीशीज आ जाएगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा? स्पीशीज, स्पीशीज आ जाएगा। तो अब क्या मैंने बोला था? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इन ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। तो ये हर एक स्टेप क्या कर रहा है? रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी रैंक या कैटेगरी को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो स्पीशीज इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बस नाम दिया गया है। स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जीनस क्या है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फैमिली क्या है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑर्डर क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड इसका मतलब सिर्फ यही है। हमने बोला था कि क्लासिफिकेशन क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हर एक स्टेप को हम एक रैंक या कैटेगरी रिफर करते हैं। ठीक है। और उस रैंक या कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं। और उसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टैक्सा भी कहते हैं। टैक्सा या सिंगुलर में कह दो टैक्सॉन। और इस पूरे हायरार्की को, ये पूरे सिस्टम को या पूरे हायरार्की को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। पूरे हायरार्की को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है। अब समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। इसी रैंक और कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह रहे थे, और उस पूरे हायरार्की को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कह रहे थे। और वो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको ही हम कॉमनली क्या बोल रहे थे? टैक्सॉन बोल रहे थे। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by example, sharing common features like
3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेंथ। ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तुम पढ़ लेना, एग्जांपल्स में कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि these taxonomic groups या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ये जो taxonomic categories है ये क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटीज है, डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज और सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। सिंपल सा मतलब है कि हमने जो ये कैटेगरीज डिफाइन की गई है, जितने भी डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रखा है, तो वो हमने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं कर रखा है। इसका मतलब सिर्फ यही है। तो बोल दे कि ये जो कैटेगरीज है ये सिंपल डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है, ये दे दे, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नॉट हटा दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी पे नहीं डिपेंड करती है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, हमने टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये बेसिस बनाती है टैक्सोनॉमी की, ठीक है। तो वो सब इंक्लूड होता है, सिंपल मॉर्फोलॉजी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वही लिखा गया है इसमें। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, टैक्सोनॉमिकल स्टडी, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories। ठीक है, तो हम सब ने टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पता चला, हमने डिस्कवर किया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 7 होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोस इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एट द लोएस्ट कैटेगरी। स्पीशीज क्या है, इन सब में से लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे एक ऑर्गेनिज्म को इन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सके। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि तुम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तुम जान सको। और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम कैसे जानेंगे कि हमें कौन से ऑर्गेनिज्म को किस हायरार्की में रखना है, किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना है। तो वो कैसे पता चलेगा, तुम सिर्फ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कैरेक्टर्स को पता लगा लो। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर है, और उसके बेसिस पर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उसको प्लेस कर देंगे। मैंने बताया था किंगडम, फाइलम, ठीक है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एज टू इट, तुम्हें ऑर्डर से तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, ये 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ठीक है। अब इधर देख रहे हो जो फाइलम है, जब एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसके बगल में डिवीजन लिखा हुआ है, तो फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है और डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसे याद रखना, ठीक है। फाइलम को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीजन को प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डालनी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जान गए तो उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी के बारे में पता चल जाएगा, और वो पता चल गया तो हम उसको कैटेगरीज में डाल सकते हैं। अब देखो एक एक करके हम सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे, स्पीशीज, फिर जीनस, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, जितनी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने पढ़ी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी है, तो सब में सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी थी वो क्या थी, स्पीशीज थी। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, स्पीशीज लिख लेना, स्पीशीज के बारे में इधर लिखा हुआ भी था, एक मिनट, लिखा हुआ था लोएस्ट कैटेगरी, हैव स्पीशीज एज अ लोएस्ट कैटेगरी, देखो लिखा हुआ है स्पीशीज, स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। स्पीशीज क्या होती है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। अब स्पीशीज होता क्या है, तो वो ऑर्गेनिजम्स, लोएस्ट कैटेगरी है तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो उन्हें हम स्पीशीज बोल देंगे। वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पीशीज बोल देंगे। मतलब फंडामेंटल मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हो उसे हम स्पीशीज बोल देंगे, स्पीशीज के अंदर रख देंगे उस ऑर्गेनिज्म को।
One should be able to distinguish one species to another closely related species based on distinct morphological differences. Morphological differences के basis पे भी हम क्या कर सकते हैं, species को identify कर सकते हैं. Let us take consider of Mangifera indica, Solanum, Solanum tuberosum, potato, Panthera leo, lion. All three names indica, tuberosum, leo. अब मैंने क्या बताया था, अब देखो बेसिक नॉलेज इस्तेमाल होगी. ये 3 साइंटिफिक नेम्स हैं, मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो. अब ये तीनों जितने साइंटिफिक नेम्स तुम्हें इस चैप्टर में दिए जा रहे हैं उस सबको याद कर लो, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं. जितने साइंटिफिक नेम्स इस चैप्टर में दिए जा रहे हैं उन सारे साइंटिफिक नेम्स को याद कर लो, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. जैसे ये 3 साइंटिफिक नेम हमें अभी पता चल गई, और आगे साइंटिफिक नेम्स पता चलेंगे. तो जो साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला जो नेम था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, जीनस, दूसरा स्पीशीज. तो ये इंडिका क्या है, हमारा स्पीशीज है. ट्यूबरोसम क्या है, स्पीशीज है. पैंथेरा तो फिर लियो क्या हमारा हो जाएगा, स्पीशीज हो जाएगा. यही बताने की वो कोशिश कर रहा है. और 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट. वाइल द फर्स्ट वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेरिक एपिथेट. रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेनेरिक एपिथेट. रिप्रेजेंट्स अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी. जेनेरिक एपिथेट क्या होता है, हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी. स्पीशीज से तो बड़ा ही है ना, पहले स्पीशीज आता है फिर जीनस आता है. तो स्पीशीज से क्या है, एक कैटेगरी बड़ा है, तो हाई लेवल की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये लिखा गया है. ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस. तो क्या बोलते हैं, जीनस अगर सेम है, किसी नाम ऐसे दिए गए हैं कि जीनस सेम है और उसके बहुत सारे स्पीशीज हैं, ठीक है, जीनस सेम है और बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, ठीक है. ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. उन सबको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. जैसे कि हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम है तो सोलेनम नाइग्रम आता है, सोलेनम मेलोंजिना आता है, ठीक है, पैंथेरा लियो है तो पैंथेरा टिग्रिस आता है, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, ठीक है. तो पैंथेरा पैंथेरा तो सेम है यानी कि जीनस सेम है, लेकिन लियो और वो टिग्रिस स्पीशीज सेम है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इनका जीनस भले ही सेम हो लेकिन अगर स्पीशीज सेम है तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है. जीनस भले ही सेम हो लेकिन अगर स्पीशीज नहीं सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे. जैसे कि मैंने बोला था पैंथेरा है, सॉरी, पैंथेरा. तो पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस. सोलेनम का मैंने बताया था नाइग्रम और मेलोंजिना, तो इनके पास स्पीशीज अलग अलग है, मतलब वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे. ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है. मेलोंजिना बोला था. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस. इनकी स्पीशीज क्या है, सैपियंस. पूरा नाम क्या है इनका, होमो सैपियंस. इसका पूरा नाम हम लिखते हैं होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस. होमो सैपियंस, तो सैपियंस हमारा स्पीशीज हो गया विच इज ग्रुप टू होमो. जीनस हमारा होमो, नाम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस. क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है होमो सैपियंस में, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है होमो सैपियंस में. होमो सैपियंस में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये ऐसा इकलौता जीनस है, होमो होमो इकलौता जीनस है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एपिथेट मौजूद है, एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है. स्पीशीज क्या है, एक ही है, ठीक है. तो होमो होमो एक ऐसा जीनस है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एपिथेट है. इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज नहीं है. जैसे पैंथेरा है तो पैंथेरा के पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज थे. जैसे कि हमारा सोलेनम है तो सोलेनम के पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज थे. जैसे मैंजिफेरा है तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है. लेकिन होमो एक ऐसा जीनस है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज है जिसको सैपियंस बोलते हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख लो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमो ही एक इकलौता जीनस है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज है, दैट इज सैपियंस. अब जीनस के ऊपर बढ़ते हैं जो एक हायर टेक्सॉन है, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है.
जीनस जीनस comprises a group of related species which has more characteristics in common in comparison to species of another genre. मतलब कि किसी और का जीनस और इसके जीनस तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब कि यार देखो मैं बताता हूँ, नीचे से ऊपर जाते जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो घटते चली जाएंगी। जी अगर स्पीशीज़ में देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से तुम बता सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है एक ही स्पीशीज़ में। अब जीनस में जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, घट गई। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, घट गई। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स घट गई तो जीनस में जाएगा। अब जीनस में थोड़े से लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होंगे। मतलब दो ऑर्गेनिज्म को तुम बता नहीं सकते कि इसको हम एक में ग्रुप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। We can say that genera are the aggregates of closely related species. Genera क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं closely related species. जीनस के अंदर क्या आता है, जीनस के अंदर आते हैं स्पीशीज, और ये सारे स्पीशीज क्या होते हैं, क्लोजली एग्रीगेटेड। अब ये स्पीशीज ये स्पीशीज ये स्पीशीज ये स्पीशीज चारों अलग अलग है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज थे, तो इन चारों स्पीशीज को हमने एक में डाल दिया और एक जीनस बन गया। जैसे पैंथेरा था, लियो टिग्रिस थे, तो लियो टिग्रिस अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज होने की वजह से हमने उसको एक जीनस में डाल दिया, जैसे कि पैंथेरा हो गया। इस लाइन का मतलब विथ एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ठीक है, दो स्पीशीज है ये, लेकिन ये एक ही जीनस में गए हैं, दैट इज सोलेनम। जैसे मैंने पैंथेरा का एग्जांपल बताया था, लायन और लेपर्ड, पैराडस भी हो जाएगा, टिग्रिस भी हो जाएगा, तो ये तीन अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन इसको एक ही जीनस में डाला गया है, दैट इज पैंथेरा। द जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस, फेलिस इंक्लूड्स कैट्स। ठीक है, ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, जितने नाम दिए गए, जैसे कि फेलिस हो गया, तो फेलिस के अंदर क्या आते हैं, कैट्स। तो फेलिस क्या है, एक जीनस है, फेलिस एक जीनस है, उसके अंदर क्या आते हैं, कैट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेलिस के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, कैट्स। अब आते हैं फैमिली, जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली। देखो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, स्पीशीज खत्म, जीनस खत्म, अब फैमिली, हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन, तो इसकी सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगी, और घट जाएगी। तुम और मुश्किल से पता लगा पाओगे कि ये दो ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि जीनस था तो उसके नीचे वाला क्या था, स्पीशीज, तो उसके अंदर स्पीशीज इंक्लूड होंगी। अब जैसे फैमिली है तो उसके अंदर क्या नीचे है, जीनस, तो इसमें बहुत सारे जीनस इंक्लूड होंगे, बस। तो फैमिली क्या है, रिलेटेड जेनरा का कंपोजिशन है, खत्म। Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. क्या बोला था, देखो फैमिली के नीचे अगर जीनस है तो वो फैमिली जो है जीनस से मिलके बना होगा, जीनस के नीचे स्पीशीज है तो जीनस जो है स्पीशीज के मिल से बना होगा, बस। फैमिली के नीचे क्या था, जीनस, तो वो क्या है, जीनस से मिलके बना हुआ है, ये देखो जीनस से मिलके बना हुआ है। लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, क्योंकि ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज घटती जाती है। ठीक है, ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज क्या होती है, घटती जाती है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिलीज को कैसे पहचान सकते हो, प्लांट स्पीशीज को। अगर प्लांट स्पीशीज है तो उसका फैमिली को पहचानना है, तो वो पहचाना जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ का क्वेश्चन है, लिख लेना साथ में, PYQ का क्वेश्चन है ये, कि फैमिलीज को कैसे हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, प्लांट स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। Among plants, for example, three different genera, Solanum, Tunia, Datura, ये डिफरेंट डिफरेंट जेनस है। अब इनको एक फैमिली में रखेंगे, देखना, सोलेनम, ट्यूनिया और डटूरा, ये डिफरेंट डिफरेंट जेनस है, और डिफरेंट डिफरेंट जेनस से फैमिली बनती है। अब इन तीनों को हमने एक फैमिली में रख दिया है, दैट इज सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनम, ट्यूनिया और डटूरा। अमंग एनिमल्स, जैसे कि पैंथेरा हो गया, जो लायन, पैंथेरा एक जीनस है, दूसरा एक जीनस होगा जिसे फेलिस बोला जा रहा है, फिर एक फेलिस इन द फैमिली फेलिडे, फेलिस को रखा गया है उसको फैमिलीडे में, मतलब कि आराम से चलो, सोलेनम, ट्यूनिया और डोटूरा, ये क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट जीनस थे, ये डिफरेंट डिफरेंट जीनस थे, इसको एक फैमिली में रख दिया सोलेनेसी, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी तो सोलेनेसी में रख दिया, ये समझ में आया। फैमिली कंप्राइजेस जीनस, तो डिफरेंट डिफरेंट जीनस को मिला के सोलेनेसी बन गया। अब पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है, और फेलिस,
बताया था ऊपर, फेलिस एक जीनस है, इसको एक फैमिली में रख दिया दैट इज फेलिडे। इसके पास कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। तो पैंथेरा एक जीनस था और फेलिस एक जीनस था, उसको एक फैमिली में रख दिया दैट इज फेलिडे। ठीक है। सिमिलरली इफ ऑब्जर्व द कैट और अ डॉग, you will find some similarities and some differences as well as they are separated into two different families, Felidae and Canidae। Felidae और Canidae, Canidae जो है डॉग की फैमिली है और Felidae जो है कैट की फैमिली। पूछा जाता है कि Felidae के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है, तो Felidae के अंदर कैट होता है और Canidae के अंदर डॉग होता है। डॉग का साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलियरिस होता है। ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस। ऑर्डर, ठीक है, फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। अब ऑर्डर है तो ऑर्डर के नीचे क्या आता है, फैमिली। ऑर्डर है तो ऑर्डर के नीचे क्या आता है, फैमिली। तो ये फैमिली को कंप्रोमाइज़ करके बनेगा। अगर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ को मिला के बनाओगे तो वो ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, देख लो डेफिनेशन वही होगी। The categorized species, genus, families are based on the number of similar characteristics. Generally, order, higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order, being a higher category, is the assemblage of the families which exhibit a few similar characteristics. मैंने पे क्या बोला था, ऑर्डर क्या है, assemblage of families है जो कि क्या कर रहा है, few similar characteristics को एग्जिबिट कर रहा है। द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन कंपेयर, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली ऑर्डर में लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एज कंपेयर टू जनरा, फैमिली। ठीक है, एंड स्पीशीज। प्लांट फैमिलीज, जैसे कि आपने एक फैमिली पढ़ी थी सोलेनेसी, जिसके अंदर बहुत सारे आ रहे थे। ठीक है, सोलेनेसी पढ़ा था, तो इसमें और डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज आ जाती है, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी। उसको हमने एक फैमिली में इंक्लूड कर दिया, दैट इज पॉलीएमेनाइल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीएमेनाइल्स जो है, ये जो ऑर्डर बना हुआ है किसके बेसिस पे बना हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सोलेनेसी हो गया, कॉन्वुलेसी हो गया। ठीक है, दिस आर द डिफरेंट फैमिलीज, और इन सारे फैमिलीज को मिला दोगे तो पॉलीएमेनाइल्स बनेगा। और इस पॉलीएमेनाइल्स कि जो ऑर्डर है वो किसके बेसिस पे है, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। और जो हमारी फैमिलीज थी उसमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट जेनरा को इंक्लूड किया था, तो उन डिफरेंट जेनर में प्लांट स्पीशीज को किसके बेसिस पे रखा गया था, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। तो ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, और इसके अंदर फैमिलीज क्या आ जाती है, फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे के अंदर क्या आता था, कैट्स आ जाते थे, लायंस आ जाते थे, और कैनिडे के अंदर डॉग्स आ जाएंगे। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएगी, फैमिलीज, और इन दोनों फैमिलीज को मिला दोगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, दैट इज कार्निवोरा। ठीक है, इसके नीचे हमने पढ़ा था सोलेनेसी ना, सोलेनम, टिग्रिया, डटूरा। अब क्लास, फाइलम और फिर किंगडम बचा हुआ है, फिर खत्म हो जाएगा। क्लास, अब क्लास के नीचे ऑर्डर आता है तो ऑर्डर, तो कैटेगरी, क्या कैटेगरी इन्वॉल्व करता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द रिलेटेड ऑर्डर्स, पहले बताया था। जैसे प्राइमेटा ऑर्डर है, प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है जो मंकी, गोरिल्ला और गिबन को है, तो उसको मैमेलिया क्लास के अंदर रख दिया गया है। ऑर्डर कार्निवोरा हमने अभी ऊपर पढ़ा, कार्निवोरा एक ऑर्डर था, उसके अंदर टाइगर, कैट और डॉग आते हैं, तो मैमेली के अंदर ये दोनों ऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, कार्निवोरा हो गया, तो इन दोनों ऑर्डर को हमने क्लास मैमेलिया के अंदर रख दिया है। कार्निवोरा और प्राइमेटा दो ऑर्डर थे, तो इसको हमने मैमेलिया के अंदर रख दिया है। अब हम फाइलम के ऊपर बढ़ रहे हैं। फाइलम क्या होता है, फाइलम क्लास, मतलब फाइलम बनेगा क्लासेस से मिलके, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स। ठीक है, क्लासेस से मिलके बनेगा ना, तो लिखा हुआ है इधर, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स along with mammals constitute the next higher category called phylum. Based on the common features like the presence of the notochord, the dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. In the case of plants, classes with few similarities are assigned to a higher category called division. तो फाइलम के अंदर क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को इंक्लूड कर दोगे तो फाइलम बन जाएगा। ठीक है, तो अब फाइलम आता है एनिमेलिया।
एनिमेलिया हमारा किंगडम है। एनिमेलिया के अंदर हमारे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स। तो वो फाइलम फाइलम कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा आता है। तो फाइलम जो कॉर्डेटा आता है, फाइलम कॉर्डेटा जो आता है, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा आता है। तो ये फाइलम कॉर्डेटा किसके बेसिस पे बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ द डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा, नोटोकॉर्ड क्या होता है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम क्या रहता है। तो इन दोनों के प्रेजेंस से हमें क्या बना दिया, फाइलम कॉर्डेटा। इन ये दो रिक्वायरमेंट है, अगर ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एंट्री मिल जाएगी। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम और नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब आती है किंगडम। किंगडम के नीचे क्या आता है, फाइलम। तो किंगडम कंप्राइज करेगा फाइलम को। किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। बताया था डिफरेंट डिफरेंट फाइला को मिला दोगे तो किंगडम मिल जाएगा। एक किंगडम है एनिमेलिया, फिर प्लांटे, ठीक है। अदर एंड डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स। प्लांट्स के लिए डिवीजन्स यूज किया जाता है फाइलम की जगह। henceforth we will refer to these two groups animal and plant kingdoms, ठीक है। एनिमेलिया हम पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया भी पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटे भी पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। The taxonomic categories from species to kingdoms have been shown in ascending order starting with species, ठीक है। स्पीशीज से स्टार्ट होगा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमने अभी अभी एक एक करके सारी स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, एक एक करके सारी स्पीशीज के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था। There are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more and more. Sorry, taxonomic have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. अब क्या है कि जैसे ये है, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो इसके बीच में कुछ सब कैटेगरीज होती है, इसके नीचे भी कुछ सब कैटेगरीज होती है। तो ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है, ठीक है। क्या कर रखा है, सब कैटेगरीज को भी डिस्कवर कर रखा है साइंटिस्ट ने, ठीक है। दो कैटेगरीज, दो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बीच में हमने जो है बीच में सब कैटेगरीज को भी डिस्कवर कर रखा है, दो सब कैटेगरीज को भी डिस्कवर कर रखा है। मतलब जीनस और स्पीशीज के बीच में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हो जाएंगी, सब के नीचे फिर और सब कैटेगरीज, तो ऐसे बढ़ते चला जाता है। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत सा सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ो, हायरार्की याद रखो और बस कुछ साइंटिफिक नेम्स और ये चैप्टर खत्म। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्वेश्चन आ गया है, मैं शुरू से बताते आ चुका हूँ कि ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है, ठीक है। इधर यही लिखा हुआ है, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। मतलब अगर जितना छोटा टैक्सा होगा, मतलब जितना लेवल छोटा होगा तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, सिमिलैरिटीज़ होगी, जितना बड़ा टैक्सा होगा उतनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ होगी। बस यही कहना चाह रहा है। Higher the category, greater is the difficulty for determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. ठीक है, इधर तक समझ आ गया होगा कि मतलब अगर टैक्सा छोटा है तो आराम से हम लोग रिलेशनशिप को पता लगा सकते हैं कि ये टैक्सा और ये टैक्सा जो है सेम कैटेगरी में फॉलो होते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबा कैटेगरी है तो किंगडम में जाओगे तो बहुत सारे फाइलम आएंगे। तो जैसे कि अब कॉर्डेटा जो है सबसे एडवांस्ड और जो पॉरीफेरा है सबसे लोएस्ट, तो तुम बोल सकते हो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ज़्यादातर डिससिमिलैरिटीज़ है। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से इसको एनिमेलिया किंगडम के अंदर डाला गया। तो सिमिलैरिटीज़, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऊपर जाते जाते क्या हो गई, कम। ऊपर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ क्या होते जा रही है, कम। तो किंगडम में लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब ये लास्ट टेबल बचता है हमारे पास। ये टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टेबल में समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, तुम समझ जाओगे।
जैसे कि सबके बायोलॉजिकल नेम्स लिखे गए हैं नीचे, सबके बायोलॉजिकल नेम्स, उसकी जीनस, उसका फैमिली लिखा गया है, उसका ऑर्डर लिखा गया है, उसकी क्लास लिखी गई है और उसका फाइलम या डिवीजन लिखा गया है। इस सबको याद करना है, ठीक है। जैसे मैन का तुमने साइंटिफिक नेम पढ़ रखा है होमोसैपियंस, मैन का साइंटिफिक नेम तुमने पढ़ रखा है होमोसैपियंस, तो इसका जीनस तुम पता लगा सकते हो होमो, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी फैमिली हो जाएगी होमिनिडे, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेटा, क्लास हो जाएगी मैमिली और फाइलम कॉर्डेटा। अब जैसे हाउस फ्लाई है तो इसका मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस हो जाएगा मस्का, फैमिली हो जाएगी मस्कुडे, फिर ऑर्डर डिप्टेरा, फिर क्लास इंसेक्टा, फिर अर्थ्रोपोडा, इसमें एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, सैफिनिडेल्स, होल्स। अब इसका कोई ट्रिक तो नहीं है, ये तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। और इसमें से क्वेश्चंस, मतलब कि क्या होता हूँ, लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ यही एक टेबल है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जितनी भी तुमने थ्योरी पढ़ी उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज रिलेटेड टू दिस टेबल। इस टेबल में तुमसे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन इनमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस बताते गया हूँ थ्योरी में उसको लिखते गया होंगे, तो तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के साथ क्या हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब तुम्हें अगली वीडियो किस पे चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे बायोमोलिक्यूल्स पे कमेंट कर रहे थे, ठीक है। अगली वीडियो को तुम्हें किस पे चाहिए तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी फ़िलहाल तो ये लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक और टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, लेकिन वो डिलीट हो गया है अभी नए वाले एनसीईआरटी से। ये क्या है, न्यूली एनसीईआरटी है, तो न्यूली एनसीईआरटी से वो टैक्सोनॉमिकल एड वाला टॉपिक जो है, टैक्सोनॉमिकल एड, वो वाला टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।